dear students. Welcome to Online English Lecturer Academy. Today we are going to study about structuralism. ये जो तीन theories हैं, formalism, structuralism और post-structuralism, ये तीनों जो हैं एक जैसी sound होती हैं, बिल्कुल synonymous लगती हैं, लेकिन इनमें कुछ differences हैं और इनकी line of differentiation काफ़ी blur है. तो आज हम जब स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे तो हम ना सिर्फ इसके बेसिक पोस्टुलेट स्टडी करेंगे बल्कि इसमें जो है हम एंड के अंदर इसके डिफरेंसेस भी जो है वो फिगर आउट करेंगे फॉर्मलिज्म के साथ, क्योंकि इससे पहले हमने फॉर्मलिज्म को स्टडी किया था. तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये अर्ली 20th सेंचुरी में प्रेजेंट की गई थी और इसको प्रेजेंट किसने किया था? एक स्विस लिंग्विस्ट था फर्डिनेंड डी सॉस्योर, उसने. तो यानी कि एक बात तो वाज़ेह हो गई कि फॉर्मलिज्म जो है वो बेसिकली लिटरेचर से ज़्यादा एसोसिएटेड है, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो लिंग्विस्टिक्स से एसोसिएटेड ज़्यादा है, यानी कि इसमें लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं और फॉर्मलिज्म में हम लिटरेरी एस्पेक्ट्स को ज़्यादा स्टडी करते हैं. तो फर्डिनेंड डी सॉस्योर ने भी जब स्ट्रक्चरलिज्म प्रेजेंट की थी तो उसने अगेन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स और फिलोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, फिलोलॉजिकल भी कहते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज को, तो उसने जो है हिस्टोरिकल और फिलोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया था. बिल्कुल फॉर्मलिज्म में जैसे न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि ऑथर की एज या ऑथर की ऑटोबायोग्राफी या ऑथर की पर्सनल लाइफ जो है एक टेक्स्ट पर इन्फ्लुएंशियल नहीं होती है. तो इसने भी इस थ्योरी में भी इसी बात पर फोकस किया गया है, बल्कि ये थ्योरी कहती है कि एक कल्चर के एस्पेक्ट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं एक टेक्स्ट के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स पर. अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स जो उनके इनहेरेंट मीनिंग्स होते हैं, जो उनके हिडन या कंसील्ड मीनिंग्स होते हैं. तो स्ट्रक्चरलिस्ट ये क्लेम करते हैं कि एक टेक्स्ट के जो मीनिंग्स हैं वो जो है वो उस एज के जो है कल्चरल एस्पेक्ट्स को जो है ना, या उस सोसाइटी के कल्चरल एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं, वो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स जो हैं. तो सॉस्योर जो है ये बेसिकली बात करता है सिग्निफायर, सिग्निफाइड और साइन की. तो वो कहता है कि सिग्निफायर जो होती है ना वो कोई भी साउंड या रिटन वर्ड या इमेज होती है किसी चीज़ की. फॉर एग्जांपल हमने कहीं पर ट्री लिखा हुआ देख लिया, रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, या फिर किसी को बोलते सुना ट्री, तो सिग्निफायर क्या होता है? किसी भी चीज़ की साउंड या वर्ड या इमेज. लेकिन सिग्निफाइड क्या होता है? वो आइडिया, वो मेंटल कॉन्सेप्ट जो इस चीज़ का नाम पढ़ने या उस चीज़ का नाम सुनने से हमारे माइंड में बन जाता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हमें बोले ट्री, तो हमारे माइंड में ट्री की एक इमेज जनरेट होगी. तो फिर साइन क्या होता है? साइन वो ऑब्जेक्ट होता है जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड को जो चीज़ लिंक करती है वो सिग्निफायर है. तो सॉस्योर का ये क्लेम था कि लैंग्वेज जो है वो सिर्फ एक नेमिंग प्रोसेस नहीं है, बल्कि लिंग्विस्टिक साइन जो है ये कॉम्बिनेशन है सिग्निफायर और सिग्निफाइड का, और कोई इनहेरेंट कनेक्शन नहीं होता सिग्निफायर और सिग्निफाइड का. यानी कि ये जो वर्ड है ट्री, इसका कुछ ताल्लुक है उस चीज़ से जो हमें ट्री के बारे में सुनकर हमारे जहन में आती है. यानी कि वो जो एक स्ट्रक्चर आता है जिसके नीचे वुड है, ऊपर ब्रांचेस हैं, लीव्स लगे हुए हैं, उस चीज़ का इस लिखे हुए TREE ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, इनहेरेंट कनेक्शन नहीं है. इनके बीच सिर्फ एक ये लिंकिंग एलिमेंट है सिग्निफायर और सिग्निफाइड का साइन, लेकिन इनके बीच कोई इंटरनल कनेक्शन नहीं है. लिंग्विस्टिक साइन सिर्फ यूनियन या कॉम्बिनेशन है सिग्निफायर सिग्निफाइड का. तो सॉस्योर ने ये क्लेम किया था कि हम लैंग्वेज को नहीं बोलते, लैंग्वेज हमें बोलती है. यानी कि वी डोंट स्पीक लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज स्पीक्स अस. इसका मतलब है लैंग्वेज डिटर्मिन्स द वे वी थिंक एंड वी कंस्ट्रक्ट द रियलिटीज़ ऑफ वर्ल्ड. तो लैंग्वेज ही हमारी सारी रियलिटीज़ को कंस्ट्रक्ट करती है. यानी कि इसके अंदर स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट में लैंग्वेज को सुप्रीम इम्पोर्टेंस है. यानी कि स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं लैंग्वेज ही डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, लैंग्वेज ही सब कर रही है, लैंग्वेज ही थॉट को डिटर्मिन कर रही है, लैंग्वेज ही सारे रिलेशंस को डिटर्मिन कर रही है. यानी कि ये थियरिस्ट जो हैं ये नहीं देखते कि आउटसाइड या एक्सटर्नल एलिमेंट्स क्या इफ़ेक्ट कर रहे हैं टेक्स्ट पर, बल्कि वो कहते हैं कि टेक्स्ट की अपनी लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो रियलिटीज़ को कंस्ट्रक्ट कर रही है, वो हमें कोई थीम जो है
वो कंस्ट्रक्ट करके दे रही है। तो उसके अलावा जो टेक्स्ट मीनिंग जनरेट करता है, तो वो मीनिंग जो होता है वो ऑर्बिट्रेरी होता है। ऑर्बिट्रेरी मतलब अनडिफाइंड, डेट इज़ बाउंड बाय नो लॉ, यानी कि ये कोई कंपल्शन नहीं है कि इसका एक ही मीनिंग होगा। मीनिंग्स जो हैं वो ऑर्डिनरी ऑर्बिट्रेरी होते हैं, यानी कि दे आर नॉट रूल बाउंड, आप किसी भी तरह उनको जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सोसियोर का, वो लैंग एंड परोल का कॉन्सेप्ट है। तो जो सोसियोर ने लैंग और परोल का कॉन्सेप्ट दिया, तो लिटरेरी क्रिटिक्स ने जो है उस पर मज़ीद इस थेरी के अंदर एक्सपेंशंस की, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि मीनिंग कैन बी डिटर्मिन्ड इन टर्म्स ऑफ लार्जर स्ट्रक्चर्स जिसका पार्ट वो टेक्स्ट होता है। तो जो लिटरेरी क्रिटिक्स थे वो दे वर प्रोवाइडेड विद अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट लार्जर स्ट्रक्चर्स दैट वर अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। तो लैंग बेसिकली क्या होता है, लैंग उन रूल्स को कहते हैं जो किसी भी चीज़ के लिए या कोई भी लैंग्वेज जो है वो या लैंग्वेज जो है वो किस तरह से अरेंज्ड होती है। यानी लैंग क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो हमारे माइंड में होता है किसी भी चीज़ के बारे में। लेकिन परोल क्या होता है, परोल होती है एक्चुअल अटरेंसेस जो हम बोलते हैं। यानी कि अगर हमारे माइंड में किसी चीज़ को लेकर कोई ओपिनियन है, कोई आइडिया है, तो वो हमारा लैंग होगा, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन जब हम उसे एक्चुअली अटर करेंगे तो वो हमारा परोल होगा। यानी कि लैंग जो है बेसिकली वो ओवरऑल स्ट्रक्चर है दैट एग्जिस्ट इन आवर माइंड। लेकिन पेरोल क्या है, द एक्चुअल अटरेंसेस ऑफ लैंग्वेज और यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन कॉन्क्रीट सिचुएशंस। तो जो स्ट्रक्चरलिस्ट ये बात क्लेम करते हैं कि नरेशन में या मीनिंग डिटर्मिनेशन में ये जो होता है ना लैंग, ये डोमिनेंस में होता है परोल के बजाय। वो कहते हैं कि ओवरऑल मीनिंग ऑफ द स्टोरी इज़ डिटर्मिन्ड बाय इट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर लैंग, यानी कि वो एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर जिसका वो पार्ट है, वो लैंग को ओवरऑल स्ट्रक्चर या लार्जर स्ट्रक्चर कहते हैं जिसका कोई पार्ट होता है। तो वो कहते हैं कि मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट जो है वो इंडिविजुअल स्टोरीज से डिटर्मिन नहीं होता कि एक इंडिविजुअल ने क्या स्टोरी सुना दी या उसके अकॉर्डिंग इसका क्या थीम है, बल्कि उस टेक्स्ट का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो लैंग डिटर्मिन करता है। यानी लैंग जो है वो इसके अंदर सुप्रीम इम्पोर्टेंस जो है स्ट्रक्चरलिज्म में दी जाती है एज़ कम्पेयर टू परोल। फिर जो स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं वो ये भी कहते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ना वो उनके सोशल, साइकोलॉजिकल और कल्चरल स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान साइकोलॉजिकली जो है वो थोड़ा डाउन फील करता है या थोड़ा लो फील करता है, तो उसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। मे बी उसने चाइल्डहुड में कोई लॉस देखा हो, या अगर वो अनस्टेबल है तो उसकी इस इंस्टेबिलिटी की भी कोई रीज़न हो सकती है। तो वो कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ ऑलवेज डिटर्मिन्ड बाय सम सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल स्ट्रक्चर्स। तो क्योंकि ये लोग सिर्फ स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं इनका हर तरह से फोकस सिर्फ स्ट्रक्चर्स पर होता है। उसके बाद स्ट्रक्चरलिस्ट बात करते हैं सेमियोटिक्स की। सेमियोटिक्स कैसे कहते हैं, सेमियोटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट टॉक्स अबाउट हाउ मीनिंग इज़ क्रिएटेड और हाउ मीनिंग इज़ कम्युनिकेटेड। तो स्ट्रक्चरलिस्ट का मेन फोकस जो होता है वो सेमियोटिक्स पर होता है। तो स्ट्रक्चरलिस्ट के अकॉर्डिंग सेमियोटिक्स ही हमें बताता है कि कैसे नॉन लिंग्विस्टिक ऑब्जेक्ट्स, लिंग्विस्टिक ऑब्जेक्ट्स नहीं यानी लैंग्वेज नहीं बल्कि नॉन लिंग्विस्टिक ऑब्जेक्ट्स यानी जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं। उन सेमियोटिशियंस के अकॉर्डिंग नॉन लिंग्विस्टिक ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमें बताते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है मीनिंग जो है वो क्रिएट होता है। तो बार्ट्स और लेवी स्ट्रॉस ने जो है ना ये पोस्टुलेट प्रेजेंट किया था और उन्होंने ये कहा था कि सेमियोटिक्स जो है वो लिंग्विस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और सेमियोटिक्स को जो है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरलिस्ट कुछ चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे सिंटैगमेटिक और पैराडिग्मेटिक स्ट्रक्चर्स। सिंटैगमेटिक कहते हैं सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, जो सीक्वेंस में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही
इज़ अ गुड बॉय। इन 4 वर्ड्स में एक सीक्वेंशियल रिलेशनशिप है, लेकिन पैराडिग्मेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस करते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय को हम ही में शी को रिप्लेस करते हैं, बॉय को गर्ल से रिप्लेस करते हैं। तो जो है इनके बीच, ही और शी के बीच, बॉय और गर्ल के बीच रिप्लेसमेंट का रिलेशनशिप है, यानी पैराडिग्मेटिक रिलेशन। सो स्ट्रक्चरलिस्ट जो है सिंटैग्मेटिक और पैराडिग्मेटिक स्ट्रक्चर्स के बीच डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। फिर सिनक्रोनी और डायक्रोनी। सिनक्रोनी कहते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी लैंग्वेज आज कैसे एग्जिस्ट कर रही है, हाउ लैंग्वेज इज़, इस पर फोकस करेंगे। लेकिन डायाक्रोनी के अंदर लैंग्वेज को उसके हिस्टोरिकल चेंजेस से भी कंपेयर करेंगे, यानी हाउ लैंग्वेज यूज टू बी। ठीक है, यानी कि अगर ओल्ड इंग्लिश को हम कंपेयर करेंगे मॉडर्न इंग्लिश से, उसके डिफरेंसेस स्पॉट करेंगे। तो जो है स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि एक लिंग्विस्ट को लैंग्वेज को सिनक्रोनिकली देखना चाहिए, डायाक्रोनिकली नहीं। डेफिनेटली मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं वो लैंग्वेज को, वो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को इग्नोर करते हैं, तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है डायक्रॉनिक एस्पेक्ट से। वो हमेशा लैंग्वेज को सिनक्रॉनिकली डील करते हैं। उसके अलावा कोड और मैसेज। कोड क्या होता है? एक रूल गवर्न स्ट्रक्चर जो मीनिंग को प्रोड्यूस करे। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से रेड, तो इट कुड बी अ कोड, लेकिन ये कुछ मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, इस कोड के थ्रू कुछ कम्युनिकेट किया जा रहा है। फिर लैंग्वेजेस एंड मेटा लैंग्वेजेस। मेटा लैंग्वेज कहते हैं वन साइड डिनोट्स अनदर साइन सिस्टम, यानी कि एक चीज़ कुछ और चीज़ सजेस्ट करे। फिर डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग्स। डेनोटेटिव मीनिंग्स लिटरल मीनिंग्स होते हैं, कॉनोटेटिव मीनिंग्स कॉन्टेक्सचुअल पेरेंट मीनिंग्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पेरेंट की अगर हम एग्जांपल लें, तो अब अगर हम कहते हैं फादर, तो वर्ड फादर का लिटरल मीनिंग तो एक मेल पेरेंट है, लेकिन इसका कॉनोटेटिव मीनिंग, इसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, यानी कि वो इट कुड बी केयर, इट कुड बी नरिशमेंट, इट कुड बी सपोर्ट। तो जो है ना, कॉनोटेटिव मीनिंग्स और डेनोटेटिव मीनिंग्स के बीच भी स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। तो अब जो बात है ये असल समझने वाली है कि स्ट्रक्चरलिस्ट ये बात करते हैं कि एक टेक्स्ट के अंदर ना एक वर्ड जो होता है ना, वो इन्हीं लार्जर स्ट्रक्चर्स की वजह से दूसरे वर्ड से रिलेटेड होता है। यानी एक वर्ड जो है वो हो सकता है किसी और लार्जर स्ट्रक्चर का पार्ट, यानी एक वर्ड किसी और सेट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर्स को जो है वो डिनोट करे। फिर उसके अलावा एक टेक्स्ट के अंदर एक वर्ड जो है हो सकता है वो दूसरे वर्ड से पैरेललिज्म के थ्रू लिंक हुआ। पैरेललिज्म कहते हैं कि जब ए रेपिटेशन ऑफ सेम स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल टू बी और नॉट टू बी, या ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, दूसरे क्लॉज में भी सेम स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा हो, तो हो सकता है दूसरा वर्ड फिर तीसरे से एलिट्रेशन के थ्रू लिंक किया जा रहा हो, फिर तीसरा वर्ड चौथे से हो सकता है हाइपरबलीज की वजह से रिप्रेजेंट किया जा रहा हो। तो ये जो होते हैं ना ये जो होते हैं ना, ये इस तरह से एक वर्ड दूसरे वर्ड से डिफरेंट रिलेशंस की वजह से, फिर डिफरेंट वर्ड्स के बीच सिंटैग्मेटिक पैटर्न्स होते हैं, फिर कुछ वर्ड्स के बीच पैराडिग्मेटिक पैटर्न्स होते हैं। तो इस तरह से हम एक टेक्स्ट का स्ट्रक्चरल एनालिसिस करते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अब फॉर एग्जांपल एक जॉन डन की पोएम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। हम सिर्फ इसी फ्रेज का स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर लेते हैं जी, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। तो स्ट्रक्चरलिस्ट क्या करेंगे, इसका अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जज करेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ वर्ब्स कितने हैं, नाउन्स कितने हैं, कंजंक्शंस कितने हैं, आर्टिकल्स कितने हैं। फिर वो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसकी नेचर क्या है। तो स्ट्रक्चरली मुझे तो ये इम्पेरेटिव लगता है। इम्पेरेटिव कहते हैं कमांड देना, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, इट इज़ साउंडिंग लाइक अ कमांड, तो इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर। फिर इसका मैसेज, कोड और मैसेज की बात कर लेंगे। ठीक है, मैसेज इसके अंदर से क्या है, डेफिनेटली एक पेट्रियार्कल, एक मिजोजिनी बेस्ड मैसेज है कि जो है ना ये मेल डोमिनेंस की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। फिर अंडरलाइंग आइडियोलॉजीज इसकी डिफरेंट हो सकती हैं, लाइक इसमें फेथलेसनेस का थीम है, इसमें जो है वुमेन की जो है उस पर बात की जा रही है, एक तरह से उनके कैरेक्टर पर, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी पर, कि हाउ दे आर बिट्रेइंग देयर हस्बैंड्स एंड दे कैन नेवर बी ट्रस्टेड। तो इस तरह से उसकी अंडरलाइंग आइडियोलॉजीज़ हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है हम एक टेक्स्ट का स्ट्रक्चरल एनालिसिस। फिर इनके बीच जो है सिंटैग्मेटिक पैटर्न्स हैं, लाइक वर्ड्स आर सिक्वेंशियली अरेंज्ड एंड दे हैव सिंटैग्मेटिक रिलेशंस विद ईच अदर। फिर वो जो स्ट्रक्चरलिस्ट बात करते हैं कि हाउ दे आर पार्ट ऑफ लार्जर स्ट्रक्चर्स, तो हम देखेंगे कि ये जो पोएम है ये दूसरे टेक्स्ट के साथ कैसे सिमिलर है। फॉर एग्जांपल अगर ये जॉन डन की मेटाफिजिकल पोइट्री का पार्ट है, तो ये उसकी दूसरी मेटाफिजिकल पोएम से कैसे सिमिलर है, या फिर 17th सेंचुरी राइटर्स से ये टेक्स्ट कैसे सिमिलर है। तो हाउ दिस टेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर टेक्स्ट। ठीक है,
तो जो है इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं कि आई हिट द लेडी विद द रेड हैट। तो अब ये सेंटेंस जो है इट्स सेल्फ एम्बिगुअस है कि उस लेडी की बात हो रही है जिसने रेड हैट पहना हुआ था, या उस लेडी की बात हो रही है कि जिसको हमने रेड हैट से मारा। आई हिट द लेडी विद द रेड हैट। तो डबल मीनिंग्स है इसका, तो इसीलिए हम इसके अंदर उसके स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं। तो यही फ़र्क है फॉर्मलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म में, कि फॉर्मलिज्म में हम उसके फॉर्मल एलिमेंट्स स्टडी करेंगे, उसके लिटरेरी डिवाइसेस, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म में हम उसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, उसके ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स की बात कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स हम फॉर्मलिज्म में भी डिस्कस करते हैं। फिर फॉर्मलिज्म में हम एक टेक्स्ट को एक टाइम पर स्टडी करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म में हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर हम मेटाफिजिकल पोएम का स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर रहे हैं तो हम उसको दूसरी मेटाफिजिकल पोएम से कंपेयर कर सकते हैं। फिर स्ट्रक्चरलिज्म में हम डीप वर्सेस सरफेस स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं। और उसके अलावा जो फॉर्मलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म का मेन डिफरेंस होता है वो ये कि फॉर्मलिज्म जो है वो लिटरेचर का पार्ट है, जबकि स्ट्रक्चरलिज्म ज़्यादा लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लिटरेचर में स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं होता, टेक्स्ट का होता है, लेकिन इसके अंदर लिंग्विस्टिक एनालिसिस ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो फिर उसके बाद हम स्ट्रॉस और बार्ट्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। स्ट्रॉस तो जो था वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होता है? वन हु स्टडीज़ द साइंस ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन बार्ट्स जो था वो एक लिटरेरी क्रिटिक था। तो जो स्ट्रॉस और बार्ट्स हैं उनका ये पर्सपेक्टिव था कि हम वर्ल्ड को जो है वो उनके लार्जर स्ट्रक्चर्स के टर्म्स में परसीव करते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ। तो वो कहता है कि थिंग्स को कभी भी हम चीज़ों को आइसोलेशन में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बल्कि उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यूनिट्स और रूल्स का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा यूनिट्स तो वर्ड्स हैं, लेकिन रूल्स जो हैं वो बेसिकली लॉज होते हैं जिनकी वजह से हम उन यूनिट्स को ग्रामेटिकल ऑर्डर में पुट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल रूल ऑफ ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी के रूल्स जो हैं वो एक सोनेट के रूल्स से डिफरेंट होंगे, लेकिन एक सोनेट का रूल दूसरी सोनेट से सेम होगा। अब फॉर एग्जांपल शेक्सपियरियन सोनेट का कुछ और कॉन्सेप्ट है, वॉट और सरी की सोनेट्स का कुछ और कॉन्सेप्ट है, लेकिन रूल्स सेम होंगे ना, कि फॉर्मल एलिमेंट्स सेम होंगे कि सोनेट्स में कौन कौन से फॉर्मल एलिमेंट्स एम्प्लॉय किए जाते हैं, और या एक सोनेट की 14 लाइन्स होती हैं वो रूल सेम होगा। या ट्रेजेडी की बात कर लें तो इवन के अब शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ जितनी भी हैं तो अब उसकी स्टोरीज़ डिफरेंट होंगी। ठीक है, हैमलेट का कुछ और थीम होगा, मैकबेथ का कुछ और थीम होगा, लेकिन बेसिक रूल सेम होंगे कि एक ट्रेजिक हीरो है, वो अपने फेटल एंड से मिलता है, एक विलन होता है, एक एंटेगनिस्ट होता है। तो बेसिकली यूनिट्स आर वर्ड्स बट रूल्स आर अबाउट पुटिंग यूनिट्स इनटू ग्रामेटिकल ऑर्डर। यानी ये यूनिट्स हो गए, एक ट्रेजिक हीरो है, दूसरा यूनिट क्या है? एंटेगनिस्ट है, लेकिन रूल क्या है? रूल सेम है कि ट्रेजिक हीरो ने एंड में मरना ही मरना है। तो उसके बाद स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि एक जो है टेक्स्ट की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, या किसी भी कॉन्सेप्चुअल सिस्टम की। एक तो होलनेस, कि सिस्टम फंक्शंस एज अ यूनिट। ठीक है, यानी ये ना लगे कि हर लाइन में किसी और चीज़ की बात हो रही है, उनके अंदर एक हार्मनी होनी चाहिए। फिर ट्रांसफॉर्मेशन, सिस्टम इज़ नॉट स्टैटिक, इट शुड चेंज। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है वो स्टैटिक नहीं हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। बिकॉज चेंज इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे। यानी कि अब एक ट्रेजेडी है, ठीक है, वो एक होल स्ट्रक्चर है, लेकिन एक ट्रेजेडी की स्टोरी दूसरी ट्रेजेडी से डिफरेंट होगी। तो रूल तो सेम रहेंगे, लेकिन वो जो ओवरऑल सिस्टम है वो चेंज हो सकता है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, वर्क टू वर्क। फिर तीसरा जो है वो है सेल्फ रेगुलेशन, बेसिक स्ट्रक्चर शुड नॉट चेंज। यही मैंने अभी बात की कि उसके अंदर के रूल्स यानी कि उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम रहेंगे, कि एक ट्रैजिक हीरो है, एक एंटेगनिस्ट है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि किसी स्टोरी के अंदर एंटेगनिस्ट पहले मर रहा है, किसी स्टोरी के अंदर प्रोटैगनिस्ट पहले मर रहा है, किसी स्टोरी में जो है वो लव में बिट्रेयल हुआ है, किसी में नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम रहेगा कि एक ट्रैजिक हीरो है, वो हायर इन सोशल स्टेटस है, उसने एंड में मरना ही मरना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो होगी, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता। फिर फॉर्मलिज्म वर्सेस स्ट्रक्चरलिज्म के डिफरेंसेस हैं, ये वही हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं कि फॉर्मलिज्म के अंदर जो है हम एक टेक्स्ट की लिटरेरी डिवाइसेस, उसके ग्रामेटिकल फीचर्स एनालाइज करते हैं और एक टेक्स्ट एट अ टाइम स्टडी करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म में उसके अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, उसकी कंपैरेटिव स्टडी आ जाती है, डीप वर्सेस सरफेस स्ट्रक्चर्स, लैंग पैरोल का कॉन्सेप्ट, सिग्निफायर सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट, उसके सिंटैग्मेटिक पैराडिग्मेटिक एनालिसिस, यानी कि लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स ज़्यादा हैं इसके अंदर, लेकिन फॉर्मलिज्म में लिटरेरी एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर्मलिज्म।